नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंग्लिश से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 11। इससे पहले दोस्तों इंग्लिश से जो है 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का, और आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु इज नॉन फॉर वेसेक्स नोवेल्स। आपको बताना है हु इज नॉन फॉर वेसेक्स नोवेल्स। ऑप्शन देखिए, जॉर्ज बर्नार्ड शो, जॉन कीट्स, थॉमस हार्डी, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर फर्स्ट का, हु इज नॉन फॉर वेसेक्स नोवेल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थॉमस हार्डी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वेसेक्स नोवेल्स रेफर्स टू वर्क्स बाय थॉमस हार्डी, आप सभी जानते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको थॉमस हार्डी से याद रखना है, थॉमस हार्डी का जन्म कब हुआ आपको पूछा जा सकता है। बॉर्न 1840। ठीक है, 1840 में जन्म हुआ था दोस्तों थॉमस हार्डी का। और डाइट की बात करें, यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु हुई थी दोस्तों 1928 में। ठीक है, 1928 में मृत्यु हुई थी दोस्तों थॉमस हार्डी की। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट वर्क्स पूछे जा सकते हैं थॉमस हार्डी के। तो आपको याद रखने हैं दोस्तों थॉमस हार्डी के कौन कौन से वर्क्स हैं, आपको सारे याद रखने हैं। ठीक है, इनमें से आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। ठीक है, जैसे आपका फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ठीक है, और द रिटर्न ऑफ नेटिव हो गया, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज हो गया। ठीक है, जूट द ऑब्सक्योर हो गया। ठीक है, द वुडलैंडर हो गया। ये सारे वर्क्स किसके हैं, थॉमस हार्डी के। ठीक है, जैसे देखिए द रिटर्न ऑफ नेटिव किसका वर्क है, थॉमस हार्डी का वर्क है। ठीक है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ठीक है, फार फ्रॉम फार फ्रॉम द मैडिंग फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ठीक है, साथ ही साथ याद रखें द वुडलैंडर्स। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको द वुडलैंडर्स। ठीक है, द वुडलैंडर्स किसका वर्क है, ये भी आपका थॉमस हार्डी का वर्क है। ठीक है, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज हो गया। ठीक है, जूड द ऑब्सक्योर हो गया। ये सारे वर्क्स किसके हैं, थॉमस हार्डी के वर्क्स हैं दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, बैलेड स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ। आपको बताना है बैलेड में कितने स्टैंजाज होते हैं। ऑप्शन देखिए, 6 लाइन्स। ठीक है, 4 लाइन्स, 5 लाइन्स, या फिर 7 लाइन्स। तो बैलेड स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ हाउ मनी लाइन्स। आप जानते हैं दोस्तों बैलेड में कितने लाइन्स होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 लाइन्स। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। बैलेड स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन्स। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वाट्रेन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वाट्रेन। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों बैलेड आप जानती हैं, बैलेड इज अ नैरेटिव सॉन्ग दैट टेल्स अ स्टोरी। ठीक है, आप जानती हैं एक नैरेटिव सॉन्ग या नैरेटिव पोएम आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, कितने लाइन्स होती हैं, 4 लाइन्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे, इंडियन जगलर्स इज एन ऐसे बाय। आपको बताना है इंडियन जगलर्स जो है ये ऐसे किसका है। ऑप्शन देखिए, पी बी शैली, कीट्स, हैजलिट, या फिर चार्ल्स लैम्ब। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, इंडियन जगलर्स इज एन ऐसे बाय। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैजलिट। ठीक है, ये हैजलिट का दोस्तों वर्क है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, हैजलिट का क्या है, ऐसे है दोस्तों इंडियन जगलर्स। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हैजलिट की बात हो रही है, तो हैजलिट से आपको बॉर्न पूछा जा सकता है। ठीक है, हैजलिट का जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था दोस्तों 1778 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बात करें डाइट की, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी,
मृत्यु हुई थी दोस्तों 1830 में, यानी कि 1830 में मृत्यु हुई थी दोस्तों हैजलिट की। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपको हैजलिट के इम्पोर्टेंट वर्क्स पूछे जा सकते हैं। तो आपको हैजलिट के जितने भी वर्क्स हैं आपको याद रखने हैं दोस्तों, यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका हैजलिट की वर्क्स की बात करें तो इनके वर्क्स कौन कौन से हैं। ठीक है, द राउंड टेबल इनका वर्क है। ठीक है, द राउंड टेबल। ठीक है, द राउंड टेबल किसका वर्क है, हैजलिट का वर्क है। ठीक है, साथ ही साथ टेबल टॉक इनका वर्क है। ठीक है, TABLE टेबल टॉक। ठीक है, टेबल टॉक किसका वर्क है, हैजलिट का है। ठीक है, द राउंड टेबल, टेबल टॉक। साथ ही साथ आप याद रखेंगे द स्पिरिट ऑफ द एज। ठीक है, इनका वर्क है। ठीक है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन इनका एक वर्क है। ठीक है, और पॉलिटिकल एसेज इनका वर्क है। ठीक है, ये सारे वर्क्स दोस्तों किसके हैं, हैजलिट के हैं। ठीक है, द लाइफ ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, ये मैंने सारे वर्क्स जो हैं हैजलिट के आपको बताए हैं। ठीक है, सारे वर्क्स याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल्स। ठीक है, आपको बताना है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल। तो आपको बताना है हिस्टोरिकल नोवेल के फादर कौन जाने जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी फील्डिंग, वॉल्टर स्कॉट, जेन ऑस्टिन या फिर नन ऑफ दीज। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल कौन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 का क्या हो जाएगा, वॉल्टर स्कॉट। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स कहा जाता है वॉल्टर स्कॉट को। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और आंसर कीजिए, हु वॉज एडिक्टेड टू ऑफिम टेकिंग। ठीक है, आपको बताना है हु वॉज एडिक्टेड टू ऑफिम टेकिंग, यानी कि जो आपने देखा होगा अफीम एडिक्ट कौन था राइटर, इसमें से आपको बताना है कौन सा राइटर जो है यहाँ पर अफीम एडिक्ट था। ऑप्शन देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ, TS इलियट, ST कॉल्ड्रिज या फिर कीट्स। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, हु वॉज एडिक्टेड टू ऑफिम ईटिंग या ऑफिम टेकिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 का क्या हो जाएगा, ST कॉल्ड्रिज। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है आपने कौन सा ऐसा राइटर है दोस्तों जो अफीम से एडिक्ट था। राइट आंसर हो जाएगा कॉल्ड्रिज, ST कॉल्ड्रिज। ठीक है, याद रखेंगे सैमुअल टेलर कॉल्ड्रिज जो है ये दोस्तों अफीम जो है अफीम से एडिक्ट थे। और साथ ही साथ आपको याद रखना है इनका बॉर्न पूछा जा सकता है। ठीक है, कॉल्ड्रिज का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1772 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों इंग्लैंड में। और बात करें दोस्तों मृत्यु की, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी दोस्तों कब हुई थी, 1834 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, दोनों आपको याद रखना है, बॉर्न और डाइड। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ओपियम ईटर थे दोस्तों ST कॉल्ड्रिज, यानी कि अफीम खाने वाला जो है कहा जाता है दोस्तों ST कॉल्ड्रिज को। और ओपियम आप जानते हैं दोस्तों, अफीम रेफर्स टू समवन हु कंज्यूम ओपियम। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ST कॉल्ड्रिज। ठीक है, बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट वर्क्स की, तो आप सभी जानते हैं कॉल्ड्रिज के जो वर्क्स हैं आपको याद रखने हैं। जैसे आपका द राइम ऑफ द अनसेंट मरीनर इनका वर्क है। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था। ठीक है, कुबला खान, कुबला खान इनका एक वर्क है। ठीक है, डिजेक्शन एंड ओड इनका एक वर्क है। तो सारे वर्क्स आपको याद रखने हैं। द राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर आपको याद रखना है। ठीक है, डिजेक्शन एंड ओड आपको याद रखना है। कुबला खान का भी सारे वर्क हैं ST कॉल्ड्रिज के। ठीक है, चलिए ये अफीम एडिक्ट थे दोस्तों ST कॉल्ड्रिज, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, द लाइन फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर इज फ्रॉम शेक्सपियर। आपको बताना है दोस्तों फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर। दोस्तों ये लाइन जो है कहाँ से ली गई है। ऑप्शन देखिए, ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ या फिर किंग लेयर।
तो आपको लाइंस बताना है दोस्तों। फेयर इज़ फॉल एंड फॉल इज़ फेयर, ये शेक्सपियर के दोस्तों किस प्ले से ये लाइंस ली गई हैं? तो 6 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? मैकबेथ। ठीक है, मैकबेथ से दोस्तों ये लाइन ली गई है, फॉल इज फियर एंड फियर इज फॉल एंड फॉल इज फियर। इसका मतलब क्या होता है? जो अच्छा सही दिखता है वह बुरा है और जो बुरा दिखता है वो अच्छा है। कहने का मतलब ये है, चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। तो ये लाइंस दोस्तों कहाँ से ली गई हैं? ये मैकबेथ से दोस्तों ये लाइन ली गई हैं, मैकबेथ से, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, कल्चर एंड एनार्की वाज रिटन बाय। आपको बताना है कल्चर एंड एनार्की जो है दोस्तों ये किसका वर्क है, ये किसने लिखा है? ऑप्शन देखिए, W.B. Yeats, मैथ्यू अर्नोल्ड, T.S. इलियट या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कल्चर एंड एनार्की जो है दोस्तों ये क्या है? एक ऐसे है दोस्तों। ठीक है, क्या है? एक ऐसे है, निबंध है ये कि किसका निबंध है? कल्चर एंड एनार्की। तो ये निबंध है दोस्तों, किसका निबंध है? ये है दोस्तों किसका? मैथ्यू अर्नोल्ड का निबंध है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्चर एंड एनार्की वाज रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, ये क्या है? एक ऐसे है दोस्तों, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कब लिखा गया है ये भी साथ में आपको याद रखना है। कल्चर एंड अनार्की जो है ये लिखा गया था 1869 में। ठीक है, ये याद रखेंगे। कल्चर एंड अनार्की का मतलब होता है, हिंदी में आप क्या कहेंगे इसको? संस्कृति और अराजकता। ठीक है, तो किसका निबंध है? ये मैथ्यू अर्नोल्ड का निबंध है दोस्तों। ठीक है, ये कब लिखा गया? 1869 में, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अर्नोल्ड से आपको, मैथ्यू अर्नोल्ड से याद रखना है, मैथ्यू अर्नोल्ड का जन्म कब हुआ था आपको पूछा जा सकता है। इनका जन्म हुआ था, बॉर्न कब हुआ था जन्म? 1822 में, 1822 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ डेट की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1888 में, 1888 में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड की इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो इसमें आपका आता है डॉबर बीच। ठीक है, पहला आपका क्या आता है? डॉबर बीच किसका वर्क है? ठीक है, पूछा जाता है डॉबर बीच। ठीक है, डॉबर बीच किसका वर्क है? मैथ्यू अर्नोल्ड का है। साथ ही साथ सोहराब एंड रुस्तम इनका एक वर्क है। ठीक है, और साथ ही साथ स्कॉलर जिप्सी हो गया। ठीक है, लिटरेचर एंड डोगमा हो गया। ये सारे वर्क्स किसके हैं? मैथ्यू अर्नोल्ड के हैं। ठीक है, एसेज इन क्रिटिसिज्म इनका वर्क है। ठीक है, सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैथ्यू अर्नोल्ड। तो मैथ्यू अर्नोल्ड से दोस्तों आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, इनका जन्म याद रखना है, इनकी मृत्यु याद रखनी है, इनके वर्क्स याद रखने हैं। ठीक है, और कल्चर एंड अनार्की की बात हो रही है तो ये कब लिखा गया और ये क्या है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मैथ्यू अर्नोल्ड की वर्क्स मैंने आपको बता दी, आप जो है याद रखेंगे। मैथ्यू अर्नोल्ड की वर्क्स जो है डॉबर बीच। ठीक है, डॉबर बीच हो गया। ठीक है, सोहराब एंड रुस्तम हो गया, सोहराब एंड रुस्तम। ठीक है, सोहराब एंड रुस्तम हो गया। ठीक है, लिटरेचर एंड डोगमा हो गया। ठीक है, लिटरेचर लिटरेचर एंड डोगमा। ठीक है, लिटरेचर एंड डोगमा इनका वर्क है। ठीक है, साथ ही साथ स्कॉलर जिप्सी हो गया। ठीक है, स्कॉलर स्कॉलर जिप्सी। ठीक है, स्कॉलर जिप्सी हो गया। ठीक है, एसेज इन क्रिटिसिज्म हो गया। ये सारे वर्क्स उसके हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड के हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड इज अ लाइन फ्रॉम। आप सभी ने पढ़ा होगा दोस्तों, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये लाइन्स दोस्तों कहाँ से ली गई हैं? ऑप्शन देखिए, टू ऑटम, ओ टू द वेस्ट विंड, स्काईलार्क, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अगर सर्दी आती है तो क्या वसंत दूर हो सकता है? तो इसका जो दोस्तों ये लाइन्स हैं
ये कहाँ से ली गई है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट का राइट आंसर हो जाएगा ओ टू द वेस्ट विंड। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं, ओ टू द वेस्ट विंड से ली गई हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इफ विंटर्स कम कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड इज अ फेमस लाइन फ्रॉम पीबी शैली पोएम ओ टू द वेस्ट विंड। ठीक है, ओ टू द वेस्ट विंड किसकी पोएम है, शैली की पोएम है, पीबी शैली की। ठीक है, पीबी शैली की पोएम है ओ टू द वेस्ट विंड। यहाँ से दोस्तों ये लाइन्स ली गई हैं। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ठीक है, कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ओ टू द वेस्ट विंड जो है ये एक रोमांटिक पोएट है, सॉरी रोमांटिक पोएम है। ठीक है, ठीक है, रोमांटिक पोएम। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है ओ टू द वेस्ट विंड दोस्तों ये पोएम किसने लिखी, तो आंसर रहेगा पीबी शैली ने लिखी। ठीक है, और कब लिखी अगर पूछा जाता है तो ये लिखी गई थी दोस्तों 1819 में, 1819 में दोस्तों ये लिखी गई थी ओ टू द वेस्ट विंड। और पब्लिश्ड कब हुई थी ये, पब्लिश्ड हुई थी ये, ठीक है, पब्लिश्ड हुई थी 1820 यानी कि 1820 में ये क्या हुई थी, पब्लिश्ड हुई थी। दोनों याद रखेंगे, लिखी कब गई थी। ठीक है, 1819 में लिखी गई और 1820 में ये पब्लिश्ड हुई। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, ये लाइंस जो है आपको याद रखनी, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। आंसर करेंगे द फिगर अ पोएम मेक्स इज एन ऐसे बाय। आपको बताना है द फिगर अ पोएम मेक्स जो है दोस्तों ये ऐसे जो है किसने लिखा है। ऑप्शन देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कीट्स, फ्रांसिस बेकन या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। द फिगर अ पोएम मेक्स इज एन ऐसे बाय, किसने लिखा है, तो दोस्तों 9 का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ऐसे है दोस्तों ये द फिगर अ पोएम मेक्स, याद रखेंगे। साथ ही साथ बात करें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, रॉबर्ट फ्रॉस्ट आप जानती हैं दोस्तों ये एक अमेरिकन पोएट है। ठीक है, क्या थे ये कि अमेरिकन पोएट थे, अमेरिकन पोएट। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म कब हुआ, पूछा जा सकता है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 1874 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, और बात करें मृत्यु की यानी कि डाइट, तो मृत्यु कब हुई थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, तो 1963, 1963। तो सारे आपको याद रखने हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है दोस्तों एक अमेरिकन पोएट थे जिनका जन्म जो है 1874 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1963 में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट से आपको याद रखना है इनके फेमस वर्क्स। ठीक है, तो इनके फेमस वर्क्स कौन कौन से हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, आप सभी जानते हैं दोस्तों। द रोड नॉट टेकन इनका वर्क है। ठीक है, द रोड नॉट टेकन। ठीक है, द रोड नॉट टेकन हो गया। ठीक है, मेंडिंग वॉल हो गया, माइंडिंग वॉल। ठीक है, माइंडिंग वॉल हो गया। साथ ही साथ इनका वर्क हो गया फायर एंड आइस, इनका वर्क है फायर एंड आइस इनका वर्क है। ठीक है, साथ ही साथ विर्चिज इनका दोस्तों वर्क है, ये पूछा भी क्या था। ठीक है, विर्चिज, विर्चिज किसका वर्क है, ये भी दोस्तों किसका वर्क है, विर्चिज रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। ठीक है, सारे वर्क्स याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और याद रखेंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जो है ये 4 बार इनको जो है क्या मिला था, 4 टाइम जो है पुलिट्जर प्राइज इनको मिला था फॉर पोइट्री के लिए। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ओनली पोएट टू विन 4 पुलिट्जर प्राइज। पुलिट्जर प्राइजेस, इनको 4 बार जो है पुलिट्जर प्राइज मिला था। ठीक है, किस किस ईयर में मिला था ये आपको याद रखना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को दोस्तों ये पहले ऐसे कवि हैं जिनको
4 बार जो है क्या मिला था, पुलिट्जर प्राइज मिला था। 4 बार किस किस ईयर में मिला था आपको याद रखना है। पहला मिला था इनको 1924 में, ठीक है। कब मिला था? 1924 में मिला था पहला। किसके लिए मिला था इनको? न्यू हैम्पशायर के लिए, ठीक है, न्यू हैम्पशायर, ठीक है, न्यू हैम्पशायर के लिए मिला था, ठीक है। दूसरा इनको जो पुलिट्जर प्राइज मिला था वो मिला था 1931 में, ठीक है। और ये मिला था इनको दोस्तों कलेक्टेड पोएम के लिए, कलेक्टेड पोएम के लिए मिला था दूसरा पुलिट्जर प्राइज। तीसरा मिला था दोस्तों इनको 1937 में, 1937 में मिला था तीसरा पुलिट्जर प्राइज। किसके लिए मिला था? फर्दर रेंज के लिए, ठीक है, फर्दर रेंज, ठीक है, फर्दर रेंज, ठीक है। और चौथा इनको जो पुलिट्जर प्राइज मिला था वो मिला था 1943। कब मिला था? 1943 में चौथा पुलिट्जर प्राइज मिला था। किसके लिए मिला था? अ विटनेस ट्री के लिए। किसके मिला था? विटनेस ट्री, ठीक है। तो चारों जो है आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को दोस्तों 4 जो है क्या मिले थे? पुलिट्जर प्राइज मिले थे। पहला मिला था 1924 में। किसके लिए मिला था इनको? न्यू हैम्पशायर के लिए। दूसरा 1931 में मिला था कलेक्टेड पोएम के लिए। तीसरा 1937 में मिला था इनको अ फर्दर रेंज के लिए। और चौथा मिला था इनको 1943 यानी कि 1943 में मिला था। किसके लिए मिला था? अ विटनेस ट्री के लिए, ठीक है। चारों याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच 2 लैंग्वेजेस डिड फ्रांसिस बैकन रोट। आपको बताना है फ्रांसिस बैकन जो है दोस्तों, फ्रांसिस बैकन जो है कौन सी 2 लैंग्वेजेस में लिखते थे? ऑप्शन देखिए, इंग्लिश एंड फ्रेंच, इटालियन एंड लैटिन, इंग्लिश एंड इटालियन, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 10 का? इन विच 2 लैंग्वेजेस डिड फ्रांसिस बैकन रोट। तो राइट आंसर हो जाएगा इटालियन एंड लैटिन, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 10 का, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है फ्रांसिस बैकन से आपको पूछा जा सकता है फ्रांसिस बैकन का जन्म कब हुआ था, बॉर्न पूछा जा सकता है, ठीक है, कई बार पूछा है, ठीक है। जन्म हुआ था 1561 में, 1561 में जन्म हुआ था फ्रांसिस बैकन का दोस्तों। कहाँ हुआ था? लंदन में जन्म हुआ था फ्रांसिस बैकन का, ठीक है। बात करें दोस्तों फ्रांसिस बैकन की मृत्यु की, तो ये पूछा जाता है दोस्तों, बॉर्न एंड डाइट, इनको याद रखेंगे। इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों कब हुई थी? 1626 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। जन्म कब हुआ था? 1561 में, और मृत्यु कब हुई थी? 1626 में, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों फ्रांसिस बैकन की इंपॉर्टेंट वर्क्स आप सभी जानते हैं, ठीक है। नॉर्म आर्गनम हो गया, न्यू अटलांटिस इनका वर्क है, ठीक है। द विजडम ऑफ द अनसेंटेड का वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ फ्रांसिस बैकन का इंपॉर्टेंट वर्क्स है दोस्तों द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है। और फ्रांसिस बैकन को जो दोस्तों फादर ऑफ इंग्लिश एस्से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश एस्से, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों फ्रांसिस बैकन से आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है फ्रांसिस बैकन को? याद रखेंगे, पूछा जा सकता है फादर ऑफ इंग्लिश, फादर ऑफ इंग्लिश एस्से, ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।